नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात बीजेपी में हुई बड़ी बगावत की, गुजरात की सत्ता पर कब्जे के लिए कांग्रेस के मास्टर प्लान की, जानेंगे हिमाचल में चुनाव के बाद क्यों ईवीएम पर तेज हुई तकरार, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की कैसे बदल रही है छवि, बात करेंगे शशि थरूर के पलटवार से बैकफुट पर आए बीजेपी सीएम की, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महंगे होते गैस सिलेंडर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एक्शन में तेलंगाना पुलिस, 4 राज्यों में 7 ठिकानों पर छापेमारी, धर्मगुरु समेत 3 अरेस्ट। सीएम केसीआर ने लगाया था 100 करोड़ में विधायकों को खरीदने का आरोप। गुजरात में आप के सीएम उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी की सीट को लेकर असमंजस खत्म, खंबालिया सीट से चुनाव लड़ेंगे गढ़वी। गुजरात में पहले चरण के लिए 14 नवंबर को नामांकन का आखिरी दिन, अंतिम दिन अधिकांश उम्मीदवार भरेंगे पर्चा। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार, सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर गिर सकती है गाज। तो ये थी सुर्खियां और बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को बड़ी बगावत का सामना करना पड़ा और ऐसी ही बगावत अब गुजरात बीजेपी में भी दिखाई दे रही है। गुजरात में भी बीजेपी के आधा दर्जन मौजूदा और पूर्व विधायक बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी के ये बागी नेता टिकट न मिलने से नाराज हैं, जिसके बाद इन बागियों ने निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। तो क्या ये बागी नेता गुजरात में बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे? देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात का सियासी मैदान अब पूरी तरह से सज चुका है। गुजरात के घमासान में बीजेपी के बागी उसका खेल बिगाड़ने के लिए निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान कर रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से बीजेपी से खफा पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा मौजूदा विधायक और पूर्व विधायकों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गुजरात व घोड़िया से 6 बार विधायक रहे मधु श्रीवास्तव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। श्रीवास्तव टिकट कटने से नाराज चल रहे थे। मधु श्रीवास्तव का टिकट काटते हुए इस बार बीजेपी ने अश्विन पटेल को मैदान में उतारा है। वहीं टिकट कटने के बाद श्रीवास्तव ने कहा अगर उनके समर्थक चाहेंगे तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी गुजरात बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। 11 नवंबर को बीजेपी के 2 बार के विधायक केसरी सिंह सोलंकी ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी। सोलंकी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। सोलंकी गुजरात के खेड़ा जिले की मातर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वडोदरा जिले की पादरा सीट से बीजेपी के एक और दूसरे पूर्व विधायक दिनेश पटेल उर्फ दीनू मामा ने भी कहा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने इस सीट से चैतन्य सिंह जाला को टिकट दिया है। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। करजन में बीजेपी के पूर्व विधायक सतीश पटेल मौजूदा विधायक अक्षय पटेल को टिकट देने से नाखुश हैं। सतीश पटेल भी निर्दलीय मैदान में ताल ठोक सकते हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक हर्षद वसावा ने शुक्रवार को नादौड़ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। जामनगर नॉर्थ सीट से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे धर्मेंद्र सिंह का टिकट काटकर बीजेपी ने रिवावा रविंद्र जडेजा को दे दिया, जिसके चलते धर्मेंद्र सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए अब तक 447 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। कल यानी 14 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि गुजरात में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही पूरे राज्य में आचार संहिता की घोषणा कर दी गई है। गुजरात में पहले ही बीजेपी बैकफुट पर है। अब बीजेपी के बागियों ने पार्टी की नाक में दम कर दिया है। क्या बीजेपी इस बगावत को थाम पाएगी? क्या इस बगावत का कांग्रेस को फायदा मिल सकता है? वैसे गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी को इस बार मात देने के लिए कांग्रेस ने भी एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान से कांग्रेस गुजरात की 125 सीटों पर फोकस करेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। गुजरात के घमासान के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। हिमाचल मतदान के नतीजे गुजरात चुनाव के साथ ही 8 दिसंबर को सबके सामने होंगे। कांग्रेस ने हिमाचल के बाद गुजरात की जनता का वोट अपने पक्ष में करने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात में कांग्रेस की अब जो रैलियां होंगी उनमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नजर आएंगे। कांग्रेस नेताओं की माने तो पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी गुजरात चुनाव में प्रचार करने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। वो हिमाचल प्रदेश चुनावों में प्रचार करने नहीं पहुंचे थे, लेकिन खबरों की माने तो वो गुजरात पहुंच सकते हैं।
कांग्रेस के सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस की मेगा रैली में नजर आने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े नेता भी रैलियां और चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इस बार मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी ओवैसी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और दूसरे दल चुनौती पेश कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस साल सिर्फ 3 मुस्लिम विधायक जीते थे और तीनों कांग्रेस के थे। हालांकि 2012 विधानसभा चुनाव के मुकाबले ये संख्या बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि इस साल केवल 2 मुस्लिम विधायक जीते थे। अब कांग्रेस का पूरा ध्यान गुजरात पर है और गुजरात के रण के लिए कांग्रेस ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। 15 दिनों में 25 मेगा रैलियां राज्य का रुख कांग्रेस की तरफ मोड़ सकती हैं, क्योंकि गुजरात में इस बार बीजेपी विरोधी लहर देखी जा रही है, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान है और नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। हिमाचल में धुआंधार प्रचार के बाद अब कांग्रेस की नजर गुजरात पर है, जहां कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। हिमाचल में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब ईवीएम को लेकर बीजेपी खेल कर सकती है। कांग्रेस ने हिमाचल के रामपुर में ईवीएम को निजी वाहन में ले जा रहे एक मामले का खुलासा किया है। तो क्या राज्य में बीजेपी को हार का डर सता रहा है? देखते हैं ये रिपोर्ट। जब जब चुनाव होता है तब ईवीएम को लेकर बवाल मचता है। अभी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए मतदान हुआ, लेकिन इस दौरान भी ईवीएम को लेकर घमासान छिड़ गया है। शिमला जिले के रामपुर इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम को निजी वाहन में ले जाने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही कार्यकर्ताओं ने पोलिंग पार्टी को रोक दिया और विरोध प्रदर्शन करते हुए मतदान दल पर ईवीएम में छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। अब जिला चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मतदान दल के सदस्यों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नियमों के मुताबिक मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद ईवीएम को सरकारी वाहनों से मतगणना केंद्र तक ले जाना होता है, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईवीएम को एक निजी कार में ले जाया जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने इसका पीछा किया, साथ ही पुलिस और चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी दी। वहीं जिला चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें मतदान पूरा होने के बाद सूचना मिली कि दत्तनगर 49 की पोलिंग पार्टी संख्या 146 निजी वाहन में ईवीएम लेकर जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की और ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में भिजवा दिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मशीनों की बारीकी से जांच की। अधिकारियों ने दावा किया कि मशीनों को ठीक से सील कर दिया गया था, कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। अब भले ही चुनाव अधिकारी ईवीएम से छेड़छाड़ न होने की बात कह रहे हों, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर मशीनों को निजी वाहन में क्यों ले जाया जा रहा था? क्या इसके पीछे बीजेपी का हाथ था? हिमाचल के रिवाज से बीजेपी डरी हुई है। दूसरा, कांग्रेस ने जिस मजबूती से चुनाव लड़ा वो भी बीजेपी को डरा रहा है। शायद यही वजह है कि अब बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करने की फिराक में है। इस बार बीजेपी के सभी समीकरणों को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने गड़बड़ा दिया है। आज भारत जोड़ो यात्रा को एक दिन का विराम दिया गया है। यात्रा के 66वें दिन भी राहुल ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला था। राहुल ने कहा था कि वो इस देश को बंटने नहीं देंगे, नफरत को फैलने से रोकना ही इस यात्रा का मकसद है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय महाराष्ट्र में है। इस दौरान लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और राहुल गांधी साथ नजर आए। कांग्रेस के G23 के नेताओं में पृथ्वीराज का नाम सामने आने के बाद उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति से साइडलाइन कर दिया गया था। हालांकि अब चौहान का कहना है कि G23 का भूत दफन हो गया है और ऐसा कोई ग्रुप नहीं था, ये मीडिया द्वारा दिया गया एक नाम था। चौहान के इस बयान से साफ है कि यात्रा न सिर्फ कांग्रेस को देश में मजबूत कर रही है, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी अब कांग्रेस बीजेपी से मुकाबले के लिए तैयार है। ये राहुल गांधी की नई कांग्रेस है। वैसे यात्रा का 66वां दिन भी काफी शानदार रहा। आज यात्रा को एक दिन का आराम दिया गया है, जिसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दी है। हिंगोली में भारत जोड़ो यात्रा का आज 66वां दिन समाप्त। आज दिन भर लोगों का उत्साह देखने लायक था। ये हमारे लिए दुख की बात है कि पिछले साल जून में कोविड से हमने अपने सहयोगी राजीव सातव को खो दिया, जो लोकसभा में हिंगोली का प्रतिनिधित्व करते थे। वे हमारे विचारों में थे। कल विश्राम का दिन है। अपने इस ट्वीट के साथ ही
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा के 66वें दिन की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में यात्रा के छठे दिन शनिवार रात कलमनुरी में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि भारत को बांटा नहीं जा सकता और नफरत को फैलने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ने वेदांता, फॉक्सकॉन और टाटा एयरबेस जैसी बड़ी परियोजनाओं के महाराष्ट्र से गुजरात जाने को लेकर राज्य और केंद्र सरकारों पर निशाना साधा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा शनिवार को 66वें दिन में प्रवेश कर गई थी और अब तक 6 राज्यों के 28 जिलों से गुजर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले महाराष्ट्र के 5 जिलों में 382 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये लगभग 150 दिनों में 3570 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। राहुल की यात्रा जिस मकसद के साथ शुरू हुई थी, उस मकसद में राहुल तेजी के साथ कामयाब हो रहे हैं। तो वहीं राहुल की यात्रा ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। आज कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी बीजेपी के नेता और सीएम हिमंता बिस्व शर्मा पर जोरदार हमला बोला है। थरूर के वार से बीजेपी नेता की बोलती बंद हो गई है। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंता बिस्व शर्मा आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार भी उन्होंने एक ऐसा ही बेतुका बयान दिया है जिससे सियासत तेज हो गई है। हिमंता बिस्व शर्मा के निशाने पर इस बार कांग्रेस नेता शशि थरूर रहे। दरअसल शर्मा ने कांग्रेस के उन नेताओं के भविष्य के बारे में बताया जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर को वोट दिया। असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि लोगों को पहले से इस बारे में पता था। कांग्रेस में केवल 1000 प्रतिनिधियों ने शशि थरूर को लोकतांत्रिक तरीके से वोट देने का साहस दिखाया था। मुझे उम्मीद है कि ये सभी जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वहीं तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने भी शर्मा के बयान पर तीखा पलटवार किया। थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया और लिखा, जो लोग लड़ने की हिम्मत रखते हैं वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। केवल वही लोग लालच में आएंगे जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने असम में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो अपलोड करके पलटवार किया है। इस वीडियो में असम में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस वीडियो के कैप्शन में जयराम रमेश ने लिखा कि ये असम में कांग्रेस के पुनरुद्धार की शुरुआत करता है। हमने गति बरकरार रखी है और हम करेंगे। चौतरफा हमला झेल रहे हिमंता बिस्व शर्मा शायद अब कांग्रेस को लेकर कुछ कहने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि इस बार शर्मा को मुंह की खानी पड़ी है। बीजेपी सीएम हिमंता बिस्व शर्मा अक्सर अपने बेतुके बयानों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ जाते हैं। इस बार थरूर ने उन्हें ऐसा जवाब दिया है कि उनकी बोलती बंद हो गई है। और अब बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की। इस बार पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम आमने सामने थी। 1992 के बाद पहली बार दोनों टीमें फाइनल में भिड़ी। 30 साल पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया था और आज इंग्लैंड ने उस हार का बदला चुकता कर दिया। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन बन गया है। मेलबर्न के मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दे दी। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 30 साल पुरानी अपनी हार का बदला भी चुका दिया। 1992 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर ही अपना पहला विश्व कप जीता था। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने तो बेहद शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की नाव डुबो दी। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 137 रन बनाए। पाकिस्तान की शुरुआत बेहद धीमी रही और टीम पावर प्ले के 6 ओवर में पाकिस्तान ने 1 विकेट पर सिर्फ 39 रन बनाए। रिजवान ने 15 और कप्तान बाबर ने 32 रन बनाए, लेकिन बेहद धीमी गति से बल्लेबाजी की। बाद में मसूद ने रन गति तेज करने की कोशिश की, लेकिन वो 38 रन बनाकर सेम करन की गेंद पर आउट हो गए। पाकिस्तान का निचला क्रम भी फाइनल के दबाव को सह नहीं पाया। निचले क्रम में शादाब खान के आउट होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बिखर गया और 137 रन पर ही ढेर हो गया। जवाब में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने इंग्लैंड पर शुरुआत में ही दबाव बनाने की कोशिश की। हेल्स को पहले ही ओवर में शाहीन आफरीदी ने बोल्ड कर दिया, लेकिन बटलर की 26 रन की छोटी लेकिन तेज पारी ने पाकिस्तान को हावी नहीं होने दिया। बाद में हैरिस राउफ ने इंग्लैंड को अपने 2 ओवरों में लगातार 2 झटके देकर पाकिस्तान की मैच में वापसी कराई। एक वक्त में इंग्लैंड के 45 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन यहां से बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की पारी को संभाला और अंत तक टिके रहे। स्टोक्स ने 52 रन बनाए। इंग्लैंड ने 19वें ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगे होते गैस सिलेंडर की। देश में महंगाई ने पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। अब उसकी जेब पर बड़ा बोझ पड़ने वाला है।
देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली छूट को अब खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद कमर्शियल सिलेंडर पर मिलने वाला 200 से 300 रुपए तक का डिस्काउंट बंद हो गया है, जिससे ये सिलेंडर जिनको कम कीमत पर मिलते थे वो अब नहीं मिल पाएगा। पीएम मोदी ने देश की जनता से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इसका पैसा गरीबों के कल्याण के लिए होगा। पीएम के कहने पर कई लोगों ने लाभ छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद केंद्र कड़े कदम उठाकर जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाती जा रही है। देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली छूट को अब खत्म कर दिया गया है। इसके बाद कमर्शियल सिलेंडर पर दिए जाने वाला 200 से 300 रुपए तक का डिस्काउंट अब बंद हो गया है, जिससे ये सिलेंडर जिन कम कीमतों पर मिलते थे वो अब नहीं मिल पाएंगे। तीनों सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एचपीसीएल और बीपीसीएल ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से कह दिया है कि वो उस डिस्काउंट को बंद कर दें। एचपीसीएल ने ये फैसला अपने सभी कमर्शियल सिलेंडर जिनमें 19 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम और 425 किलोग्राम वाले सिलेंडर हैं, उन पर लागू कर दिया है। नए फैसले के मुताबिक इंडियन ऑयल ने भी आदेश जारी कर दिया है कि उसने इंडियन सिलेंडर जिनमें 19 किलोग्राम और 47.5 किलोग्राम के सिलेंडर शामिल हैं, उन्हें ग्राहक और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिना डिस्काउंट के बेचा जाए। वहीं आईओसी ने भी ये कहा है कि इंडियन जंबो वाले सिलेंडर के लिए प्लांट बेसिक प्राइस के 5,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन से ज्यादा का डिस्काउंट ना दिया जाए। साथ ही नेचुरल गैस की मौजूदगी वाले मार्केट में डिस्काउंट की सीमा उस स्तर तक तय की जानी चाहिए जिससे कि ये प्रति किलो 5 रुपए वाले डिस्काउंट से ज्यादा ना हो सके। कंपनियों के इस फैसले से साफ है कि जनता पर फिर से महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि अब ग्राहक फिर से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की खपत बढ़ाएंगे, यानी अब घरेलू गैस की खपत ज्यादा होगी, जिससे उसके दाम बढ़ने के भी आसार हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।